नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय अजय शुक्ला सर। स्वागत और अभिनंदन। कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर लोक कल्याण पर एक बैठक का आयोजन था। इस बैठक में सीबीआई के नए चीफ की नियुक्ति होनी थी। पहले ये रहा है कि इस नियुक्ति में 3 लोग सदस्य होते हैं: प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कमेटी जो आवेदनकर्ता होते हैं उन आवेदनों पर विचार करती है और ये आवेदन नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इतने समय पहले दे दिए जाते हैं कि वो अवलोकन कर सकें कि इसमें कौन से लोग हैं, इन अधिकारियों की क्या अब तक की हिस्ट्री है, क्या इनका प्रोफाइल है, अब तक किन किन महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। कल जब राहुल गांधी पहुंचे, प्रधानमंत्री जी ने उन्हें, सुनने में आ रहा है कि 69 नामों की एक सूची थमा दी। राहुल गांधी ने कहा कि मैं इनमें से बिना पढ़े लिखे किसी भी नाम पर सहमति नहीं जताऊंगा। गुस्सा हो गए, गुस्सा होकर बाहर चले आए, आके 2 पेज का एक लेटर लिखा। हालांकि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि उनके मान सम्मान की बात थी, लेकिन प्रधानमंत्री को तो कह सकते थे। वो प्रधानमंत्री जरूर है लेकिन वो भी एक संसद सदस्य तो हैं। उनको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी गई, इसलिए वो देश के सर्वे सर्वा हैं। राहुल गांधी शैडो प्रधानमंत्री हैं, वो चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं। तो इस बात को लेकर आज पूरे देश में बड़ी तेजी से इस खबर की चर्चा हुई और थोड़ी देर बाद ढेरों सवाल होने लगे, ढेरों बातें होने लगी। अजय सर, क्या है ये पूरा मामला और इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, नमस्कार सभी को, आपको और सभी प्यारे दर्शकों को। मैं इसमें जो एक चीज कहूंगा कि 2014 के बाद जो सरकार आई है वो कहने को तो कहती है कि हम विपक्ष के नेता का जो पद है उसकी गरिमा के मुताबिक उसे अपनी सारी प्रक्रिया में शामिल करते हैं, उसकी भावनाओं, उसकी मेरिट्स पर ध्यान देते हैं। लेकिन आप यदि देखिए तो 2014 में तो कोई स्थायी तौर पे नेता प्रतिपक्ष था नहीं। सबसे बड़े दल ने जो है संसदीय दल के नेता के तौर पर जो भी सदस्य रहे वो जाते रहे तमाम मीटिंग्स में। लेकिन 2024 में पहली बार जो है इस दशक में मिला है भारत को नेता प्रतिपक्ष, और जब नेता प्रतिपक्ष मिला तो स्वाभाविक सी बात है घबराहट होगी। नेता प्रतिपक्ष सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं है, बिल्कुल सही बात राहुल गांधी ने कही। इसीलिए व्यवस्था बनाई गई थी कि जिससे बैलेंस रहे, ईमानदारी रहे। पहला कि यदि चयन हो सीबीआई डायरेक्टर का, क्योंकि सीबीआई एक प्रीमियर जांच एजेंसी है, तो उसमें एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो फुल मेरिट का व्यक्ति हो, जो है राग द्वेष से रहित हो, पक्ष विपक्ष से रहित हो और सही फैसला करे। तो उसमें नेता प्रतिपक्ष भी है और नेता सदन भी है, यानी प्रधानमंत्री, और उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। स्वाभाविक सी बात है बैलेंस बनता है, क्योंकि एक न्यायपालिका का व्यक्ति है, एक लीडर ऑफ पीपल्स है यानी नेता प्रतिपक्ष, और एक लीडर है जो ट्रेजरी बेंच का है। तो अब आप इससे समझ लीजिए एक बैलेंस था। तो उसमें सारे लोग जिनके नाम होते थे कि इन लोगों पे कंसीडर किया जाना है, तो उनकी लिस्ट तैयार होती थी, उनकी एसीआर और सारी चीजें, उनका पूरा ब्यौरा सब इकट्ठे दिया जाता था हफ्ते भर पहले, जिससे कि नेता प्रतिपक्ष हो या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हो वो उसको देख सके, समीक्षा कर सके क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि टेबल पर जब आप होंगे तो टेबल पर आपके पास 100 फाइलें रख दी जाएंगी, तो 100 फाइलें आपको 1 घंटे के अंदर सब निपटा देना है, ये तो नहीं संभव हो पाएगा। प्रक्रिया में बड़ा लंबा वक्त लगता है, क्योंकि एक एक का देखेंगे ये किस चीज में कैसा है, इसका एसीआर कैसा है, क्या है, उसको निकाल के रखने में, तैयार करने में कोई आसान काम नहीं है। तो वही चीज होती है कि जब आसान काम नहीं है
तो एक एक चीज के किस किस आधार पे हम उसका चयन करेंगे, यदि हमें पहले से नहीं पता होगा तो इमीडिएट रख के तो कोई फायदा नहीं है। और यही कर रही है मोदी सरकार तब से, कोई भी प्री फाइल प्रोवाइड नहीं कर रही है। जब आप प्री नाम और उनके डिटेल्स और सारी चीजें नहीं देंगे तो हम समीक्षा क्या करेंगे, हम किसी के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन कैसे मंगा पाएंगे? वहां बैठे बैठे थोड़ी ना करेंगे कि भैया ये बताओ कि ये अफसर कैसा है, अच्छा ये कैसा था, इसका ये क्या था। यदि हमारे पास पर्याप्त टाइम होगा तो हम उसको देखेंगे, सब जगह चेक करेंगे, रिपोर्ट मंगाएंगे और उस आधार पर हम बात कर पाएंगे, फ्रूटफुल बात कर पाएंगे। इमीडिएट में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो फौरी टूटी फूटी जानकारी आपके सामने उपलब्ध कराई गई, वो भी आप उतनी फाइलें नहीं पढ़ सकते हैं भाई। एक घंटे में आप बताइए, एक घंटे में 69 ऑफिसर्स की फाइल, एसीआर, सब कुछ क्या देखा जा सकता है? 60 मिनट में देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। आप एक पलटेंगे तब तक 1 मिनट हो जाएगा भाई। तो अभी आप लिस्ट ही ना पढ़ पाए तब तक टाइम गुजर जाए, और उसके बाद में आप उनका जब मिलान करना शुरू करें तो वो नौबतें नहीं आएगी। तो इससे आप समझ लीजिए, जो ये किया गया ये वास्तव में एक ड्रामा था, प्री प्लान था, पहले से ही प्लान किया हुआ था किसे बनाना है, और वहां मोहर लगाने के लिए चीफ जस्टिस को बुला लिया और बुला लिया नेता प्रतिपक्ष को। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने अपने पद से ईमानदारी बरती, उन्होंने कहीं पर भी फ्रॉड का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने इनकार कर दिया इस अनियमित तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से किसी व्यक्ति की नियुक्ति के मामले। करना भी चाहिए था। मुझे तो लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसका पहले प्रतिरोध करना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है ये गोदी टाइम चल रहा है, तो पता नहीं कौन कौन क्या निकल जाए और कहां से हो। तो वही वजह थी कि किसी ने अपोज नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर यह कहा कि हमें ये सारे ब्यौरे उपलब्ध कराए जाए तब फैसला। उन्होंने पहले भी चिट्ठी लिखी थी, लगातार 2025 से वो चिट्ठी लिख रहे हैं, बावजूद इसके सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही, कुछ नहीं कर रही है। इसीलिए वो उस मीटिंग से निकल गए कि हम क्या डमी, बिल्कुल रबर स्टाम्प की तरह आ गए कि आप कहोगे हम साइन कर देंगे, चल देंगे। हाँ, फिर अच्छा आपके भी कुछ पर्सनल काम हो जाएंगे। हमें नहीं कोई पर्सनल काम है, हम नहीं डरते, हम ईमानदारी की बात कर रहे हैं, नैतिक बात कर रहे हैं। और उसी के तहत राहुल गांधी ने यह किया और अपना डिसेंट नोट भेज दिया। तो यह यदि तमाचा था भारत के प्रधानमंत्री की उस प्रक्रिया पर, तो उन लोगों पर भी तमाचा था जो उस पर मूक दर्शक बन के वही कर रहे थे जो सरकार चाह रही। यानी ये बड़ी चीज है, और ये सवाल उठा देता है, यह भी साबित कर देता है कि सीजेआई भी कठपुतली की तरीके से काम कर रहे हैं। तो यह सबूत है इस बात का कि आज कोई भी संवैधानिक वैधानिक वो नहीं रह गया है। आज हर जगह चोरी का माल चल रहा है, चोरी का वो करिए। जैसे आपने बंगाल में देखा ही, वहां सीईओ जो था वो चीफ सेक्रेटरी बन जाता है। उसी के ऊपर आरोप था कि वो किस तरीके से बीजेपी को जितवाने के लिए क्या क्या साजिशें रच रहा है, तो इनाम मिल गया। इसी तरह इनाम मिले जो वहां पर पर्यवेक्षक था, वो मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गया। इसी तरीके से आप देखें, नीट घोटाले में पहली बार में जो पेपर लीक के मामले में डीजी था, मुल्जिम बन रहा था, वो उसे इनाम दे दिया गया। वो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। तो अब आप सोच लीजिए, ये सरकार तो उन तमाम सारे भ्रष्ट लोगों को, तमाम बेईमानी करने वाले और उसकी चोरी में साथ देने वालों के लिए काम करती। जब उस तरह से कर रही हो तो स्वाभाविक सी बात है, फिर आप कोई बहुत बड़ी उम्मीद करें तो मुझे लगता है बेईमानी है,
क्योंकि इस सरकार से कोई बहुत बड़ी उम्मीद आप नहीं कर सकते। जी सर, सवाल यह है कि इस चिट्ठी को लिखने के बाद क्या सीबीआई की नियुक्ति तो प्रधानमंत्री अपने मन से कर लेंगे, लेकिन सीजीआई साहब पर तो असर पड़ेगा। अगर 3 सदस्यों में से एक सदस्य उठ के चला जा रहा है गुस्सा दिखा के, मैं थोड़ा सा दर्शकों को जानने के लिए सवाल कर रहा हूं, मैं सर्वोच्च अदालत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर सवाल नहीं कर सकता, मैं उनके सम्मान में कोई कमी न करते हुए जानने का प्रयास कर रहा हूं, क्या फिर तो नियुक्ति 2 लोग तो रह ही गए, अगर 2 सदस्य कुछ लिख देंगे तो नियुक्ति तो हो जाएगी। यही तो बात है कि नियुक्ति हो जाएगी, इसका मतलब है सीजेआई रबर स्टाम्प की तरह काम करने को तैयार हो गए, क्योंकि मसौदा तो तीनों लोगों को मतलब दोनों लोगों को एक ही भेजा गया ना, सिर्फ प्रधानमंत्री के पास सारा है। तो यानी जो सीजेआई है वो उसी रबर स्टाम्प की तरह से नरेंद्र मोदी के काम करने को तैयार है। तो यह इस चिट्ठी ने यह साबित कर दिया, इस चिट्ठी ने बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। भले ही उस चिट्ठी में शब्द नहीं लिखे, लेकिन इस चिट्ठी से यह साबित हो गया कि बाकी जो दूसरा व्यक्ति है वो तो रबर स्टाम्प है, हम नहीं है, और हम बनने को भी तैयार नहीं। तो ये एक बड़ी बात राहुल गांधी ने इस प्रोटेस्ट के जरिए बता दिया और इतना बड़ा सच एक्सपोज कर दिया कि भारत के अंदर वास्तव में यह सच है जो लोग कहते हैं कि सब कुछ निष्पक्ष है, सही हो रहा है, ये सही हो रहा है साहब। तो यह साबित करने के लिए इससे बड़ा और सबूत नहीं हो सकता है। जी सर, बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो 5 पॉइंट लिखे उसमें कहा कि आपकी सरकार ने बार बार सीबीआई का दुरुपयोग किया है, ये भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है, लेकिन आपने इसे राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और आलोचकों को निशाना बनाने में इस्तेमाल किया है। संस्थाओं पर ऐसे कब्जे को रोकने के लिए चयन समिति में विपक्ष के नेता को शामिल किया जाता है। खेद की बात है, आपने इस प्रक्रिया में मुझे कोई भी ऐसी भूमिका नहीं दी जो सिलेक्शन प्रोसेस को सही बनाए। जिन उम्मीदवारों को लिस्ट किया गया है उनकी सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट या 360 डिग्री रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई। मुझे यह रिपोर्ट देने से साफ मना कर दिया गया। बिना किसी कानूनी आधार के जानकारी देने से जानबूझकर मना करना, चयन प्रक्रिया का मजाक उड़ाना, इससे साफ जाहिर होता है कि सिर्फ आपका पहले से ही उम्मीदवार जो तय है उसे ही चुना जाएगा। पिछली 2 मीटिंग में 5 मई 2025, 21 अक्टूबर 2025 मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, उसमें निष्पक्ष पारदर्शी प्रक्रिया के लिए सुझाव और उपाय बताए थे। आज तक उस लेटर का आपने जवाब नहीं दिया, तो मैं कैसे रबर स्टैंप की तरह आपकी हर बात में हाँ कर दूं, हर बात पे दस्तखत कर दूं? इस बात से क्या प्रधानमंत्री की सेहत पर अब असर पड़ेगा या नहीं? देखिए, सेहत पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा यह विषय नहीं है। विषय यह है कि इससे यह बात पूरे समाज के सामने, देश के सामने पारदर्शी तरीके से राहुल गांधी ने पेश कर दी है कि यह सरकार उन प्रक्रियाओं का पालन नहीं करती। जैसे मैंने आपसे कहा, यदि आपको पता नहीं होगा कि ये कौन से 10 आदमी भर्ती किए जाने और अचानक आपके सामने रख दिया जाएगा हाँ ये है, तो आप क्या करेंगे? और वो 2 मिल के कह देंगे कि नहीं ये वाला सही है, खत्म हो गया। आप तो देख भी नहीं पाए कि कौन सही है और कौन नहीं है, और उन्होंने तय कर रखा है। विरोध इस बात का है कि आपको बेहतरीन नहीं चुनना है, आपको सेलेक्टेड चुनना है, जो आपने सेलेक्ट किया है। तो 2 चीजें हुई ना, बेहतरीन नहीं बल्कि वो, क्योंकि एसीआर है नहीं, एसीआर नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कितना काबिल अफसर है या नहीं है? ये तो एसीआर से ही पता चलता है, और हर एक को आप व्यक्तिगत नहीं जानते। तो जब तक एसीआर, और एक एसीआर देखने में ही कम से कम आधा घंटा लगेगा, और जब 69 एसीआर है की बात आएगी तब आप बताइए आप कहां पर होंगे? देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो
उसके लिए आपको हफ्ते भर पहले देना चाहिए, डिटेल देना चाहिए पूरा। और जब आप दे देते उसके बाद में वो होता कि हाँ ठीक है बैठिए, फिर तो आधे घंटे में सब पे डिस्कशन हो जाता और काम खत्म। हर एक पे 1-1 मिनट का भी डिस्कशन हो जाता तो भी 69 मिनट लगते, यानी 1.25 घंटे तो तब भी लगने थे। तो अब आप सोचिए कि ये चाह रहे हैं कि बस 1 घंटे में बैठो, इतने का सब कुछ ओके, सब है, जो हो गया ये कर दिया। तो राहुल गांधी ने उससे इनकार किया और वो करना भी चाहिए था, क्योंकि इसी तरह से गलत परंपराएं डाली जा रही हैं। और फिर कहा जाता अरे भाई इसके चयन में तो इनका भी हाथ था। और आप देख लीजिए, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स का हो, एक आप उदाहरण नहीं बता सकते कि कांग्रेस सरकार में किसी पर दुरुपयोग हुआ है, लेकिन भाजपा सरकार में सारे बता देंगे। कांग्रेस सरकार में कभी भी सीबीआई जांच शुरू हुई किन्हीं विपक्ष के नेताओं के भी खिलाफ तो कोर्ट के आदेश से हुई, चाहे लालू प्रसाद यादव के खिलाफ रहा हो, चाहे किसी और दूसरे दल के नेता के खिलाफ रहा हो। एक भी सरकार ने अपनी तरफ से किसी विपक्ष के नेता के खिलाफ नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जरूर दुरुपयोग किया है, वो सबके सामने। जी सर, अब इसके बाद ये जो लेटर लिख दिया है, ये अब कभी तो सत्ता परिवर्तन होगा, जब परिवर्तन होगा तो ये सब बातें सुनी जाएंगी। तो फिर ये सवाल उठेंगे कि जब देश में एक सरकार चल रही थी और वो किसी की सुनती नहीं थी, तो उस समय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी भूमिका उठाई। इसे आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, ये इतिहास लिख रहे हैं। वो इतिहास में इस बात के एक गवाह होंगे कि जब सब कुछ एक तरफ था, सब डरे हुए थे, सब जो सरकार कह देती थी उसी में हाँ मिलाते थे, तब भी एक शख्स लड़ रहा था, वो था नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। एक नई लकीर खींच के खड़ी कर दी है राहुल गांधी। यह निश्चित रूप से भारत के लिए एक सम्मानजनक भी है कि हमारा नेता प्रतिपक्ष कम से कम बोलता है, डरता नहीं। जी चलिए सर, आपने बहुत गहनता से दर्शकों को बताने का प्रयास किया है और दर्शक समझें, देखें। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।